Hello students, I am Krishna Nayak, your chemistry teacher. Today we are going to learn about the limiting reagent, right? Before the discussing its definition or how we can find a limiting reagent, let's try to understand this limiting reagent by one simple example, right? If I having one car body and 4 tires. By this one car body and 4 tires, I can make one car, right? From the one car body and 4 tire, I can make one car. If I having 2 car bodies and 8 tires, then how many car will be formed? Right here, for forming one car, I need one car body and 4 tires. Means from 2 tires and 2 car bodies and 8 tires, I can make 2 cars. Right. Now take other. If I having 3 car bodies and 8 tires, how many car will be formed? Yes, you are right. 2 cars will be formed. How can you say that 2 cars will be formed while we are using 3 car bodies? We having a 3 car bodies but only 8 tires, right? If one car body required 4 tires, means 3 car body required 12 tires to forming 3 car. But here we having only 8 tires, right? And if there is a 8 tire, after the formation of that 2 car, right? If it is an initial thing which I have, and after the forming 2 car, if I discuss about the final thing, तो अब क्या होगा? यहाँ पे जो टायर्स है, they will use the, right? So the number of tire which remain after the formation of 2 car will be a 0, right? While there will be a 1 car body will remain, right? Means if I want to make other 3rd car, then I have 1 car body but 0 tire, and without tire I can't make a car, right? Do you understanding what I am saying? Right? कि यहाँ पे अगर कार बनानी है तो हमें एक कार बॉडी भी चाहिए और साथ में 4 टायर भी चाहिए, सही है? अगर 3 कार बॉडी है तो हमारे पास 12 टायर्स होने चाहिए, तभी हम 3 कार्स फॉर्म कर सकते हैं. लेकिन यहाँ पे कितने टायर्स है? सिर्फ 8 टायर्स है. इट मीन्स वी कैन फॉर्म ओनली 2 कार्स, राइट? बिकॉज ऑफ दैट 8 टायर्स, कार बॉडी बहुत ज्यादा है लेकिन जो टायर्स है 8 ही है, इसलिए हम 2 ही कार फॉर्म कर सकते हैं, सही है? तो ये यहाँ पे जो है, जो हमारा टायर है वो क्या हो रहा है? लिमिटेड टायर है, सही है? तो उसी चीज को जो लिमिटेड होती है उसे क्या बोलते हैं हम? लिमिटिंग रिएजेंट. लिमिटिंग रिएजेंट, सही है? और जो हमारी ये कार है वो क्या है? हमारा प्रोडक्ट है, सही है? तो प्रोडक्ट किस पे डिपेंड कर रही है? तो नंबर ऑफ लिमिटिंग रिएजेंट, सही है? ये जो कार बॉडी है उस पे डिपेंड नहीं कर रही कि जो कार है वो कितनी प्रोड्यूस होगी. किस पे डिपेंड कर रही है? टायर पे, क्योंकि वो कैसा है? लिमिटेड अमाउंट में है. तो जो प्रोडक्ट है ऑलवेज किस पे डिपेंड करती है? लिमिटिंग रिएजेंट पे डिपेंड करती है. जो प्रोडक्ट फॉर्म होती है वो किसके अकॉर्डिंग फॉर्म होगी? लिमिटिंग रिएजेंट के अकॉर्डिंग. तो ये जो कार बॉडी है वो क्या है? तो वो तो आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट वो अभी भी बच रही है, सही है? तो ये जो
कार बॉडी है वो क्या हो जाएगा हमारा, ये जो कार बॉडी है वो हो जाएगा हमारा एक्सेस रिएजेंट। एक्सेस रिएजेंट समझ में आई क्यों? क्योंकि आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ टू कार, आफ्टर द कंज्यूमिंग दैट टायर्स, द कार बॉडीज रिमेन लेफ्ट, राइट? सो इट इज अवर एक्सेस रिएजेंट। सो ये कार बॉडी और जो ये टायर्स थे वो हमारे क्या हो गए, रिएक्टेंट। सही है। तो अगर दो या उससे ज्यादा रिएक्टेंट हो तो जो सब्सटेंस कंज्यूम हो जाता है, यूज्ड हो जाता है, उसे क्या बोलते हैं, लिमिटिंग रिएजेंट। और जो बच जाता है उसे कहते हैं एक्सेस रिएजेंट। और जो ये प्रोडक्ट है किस पे डिपेंड करती है, हमारे लिमिटिंग रिएजेंट पे डिपेंड करती है। ओके, तो लेट्स सी द डेफिनेशन ऑफ लिमिटिंग रिएजेंट। Definition: the reactant which is completely consumed in a reaction is called limiting reagent or limiting reactant, right? तो लिमिटिंग रिएजेंट किसे कहेंगे, द रिएक्टेंट विच इज कंप्लीटली कंज्यूम्ड इन अ रिएक्शन इज कॉल्ड अ लिमिटिंग रिएजेंट। ड्यूरिंग रिएक्शन जो कंज्यूम्ड हो जाएगा, जो टोटली यूज हो जाएगा, उसे क्या बोलेंगे हम, लिमिटिंग रिएजेंट कहेंगे। सही है, क्या बोलेंगे उसे, लिमिटिंग रिएजेंट। किसे, जो कंप्लीटली कंज्यूम्ड हो जाएगा उसे। सही है। और एक चीज हमने यहाँ पे क्या देखी, जो नंबर ऑफ कार्स फॉर्म हो रही है वो किस पे डिपेंड कर रही है, तो नंबर ऑफ टायर्स पे, जो कि हमारा लिमिटिंग रिएजेंट है। तो फ्रॉम दिस वी कैन से दैट द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट, the amount of product formed depends upon amount of limiting reagent, right? कि जो हमारी प्रोडक्ट है वो किस पे डिपेंड करेगी, लिमिटिंग रिएजेंट पे करेगी। सही है। द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट डिपेंड्स अपॉन द लिमिटिंग रिएजेंट। आई बात समझ में? तो लिमिटिंग रिएजेंट क्या होता है, जो ड्यूरिंग रिएक्शन कंज्यूम हो जाता है उसे बोलते हैं लिमिटिंग रिएजेंट। और जो प्रोडक्ट है वो किस पे डिपेंड करती है, हमारे लिमिटिंग रिएजेंट पे डिपेंड करती है। सही है। तो यहाँ पे जो कार बॉडी थी वो क्या थी, बच गई थी, तो उसे क्या कहा हमने, एक्सेस रिएजेंट। तो हमारा एक्सेस रिएजेंट क्या हो जाएगा, एक्सेस रिएजेंट द रिएक्टेंट which is not consumed completely in the reaction is called excess reagent, राइट? जो कंज्यूम नहीं होगा वो कहलाएगा एक्सेस रिएजेंट, को जो कंज्यूम्ड हो जाएगा वो कहलाएगा लिमिटिंग रिएजेंट। लिमिटिंग रिएजेंट कहलाते क्योंकि वो रिएक्शन को लिमिट कर देता है। सही है। क्योंकि 8 टायर्स की जगह अगर 12 टायर्स होते तो 3 कार फॉर्म हो जाती, लेकिन उसने प्रोडक्ट को लिमिट कर दिया, 3 की जगह सिर्फ 2 ही फॉर्म हुई। सही है। बिकॉज वो लिमिटेड अमाउंट में थे, तो उसी वजह से उसे बोलते हैं लिमिटिंग रिएजेंट। सही है। एंड एक्सेस रिएजेंट क्या बोलते हैं, जब रिएक्शन कंप्लीट हो जाए फिर भी वो बच जाए, कंज्यूम ना हो पूरी तरह से, उसे बोलते हैं एक्सेस रिएजेंट। सो इट लेफ्ट अनरिएक्टेड
ड्यूरिंग रिएक्शन, जो एक्सेस रिएजेंट है वो क्या होगा, रह जाएगा ड्यूरिंग रिएक्शन। सही है। तो आई बात समझ में कि लिमिटिंग रिएजेंट क्या है और एक्सेस रिएजेंट क्या है। उसे एक और एग्जांपल के साथ हम देखने की ट्राई करते हैं। इफ आई हैविंग A plus 2B and it will produce C. Alright? We can read this equation like this. 1 mole of A will react with 2 mole of B. Right? 1 mole of A will react with 2 mole of B and will produce 1 mole of C. Right? We can also read this equation in terms of atom or molecule. One atom or one molecule. One atom or one molecule with react with 2 atoms or molecules of B and will produce 1 atom और मॉलिक्यूल ऑफ सी। राइट? तो हम किसी भी रिएक्शन को ऐसे रीड कर सकते हैं कि 1 मोल ऑफ ए रिएक्ट विद 2 मोल ऑफ बी एंड विल प्रोड्यूस 1 मोल ऑफ सी, और 1 एटम और मॉलिक्यूल ऑफ ए रिएक्ट विद 2 एटम्स और मॉलिक्यूल्स ऑफ बी एंड विल प्रोड्यूस 1 एटम ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ सी। राइट? अगर यहाँ पे हमें गिवन हो 5 mole of A reacting with 5 mole of B, then which reactant will be your limiting reagent and how many product will be formed? Right? तो यहाँ पे क्या होगा कि हम यहाँ पे जो हमारा मेन रिएक्शन है उसमें हम देख सकते हैं कि अगर 1 मोल A लिया है तो उसके साथ हमें चाहिए 2 मोल B. Right? If we take 5 mole of A, then we need, यहाँ पे A जितना है उससे B डबल है, मतलब अगर 5 मोल A है then we have to use 10 mole of B, but we having only 5 mole of B. Right? Means B will be our limiting reagent. Right? Limiting reagent can be present by LR. सही है। तो यहाँ पे B हमारा क्या हो जाएगा, limiting reagent. After the deciding that limiting reagent, you have to carry out reaction according to limiting reagent because product depends on the limiting reagent. तो जो product form होने वाली है वो किसके according form होगी, B के according. तो यहाँ main reaction में हम ये कह सकते हैं if we use 2 mole of B, then it will produce 1 mole of C. Right? 2 mole of B used, then 1 mole of C produced. Right? If we take 5 mole of B, because here we are using 5 mole of B, means 5 mole of B used, then how much product will be formed? So cross simply multiply them, you will get 2.5 mole of C. Understand? By this type, first of all we have to decide our limiting reagent and then we have to carry out reaction according to limiting reagent and we can find the amount of product. Right? If we take 100 molecules of A plus 200 molecules of B, then how much product will be formed and which one will be our limiting reagent? Now कैसे find out करोगे? तो फिर से चले जाओ मेन रिएक्शन पे। जब भी हमें लिमिटिंग रिएजेंट फाइंड आउट करना है हमें मेन रिएक्शन चाहिए। सही है। तो यहाँ पे उसी के साथ कंपेयर करोगे तो आपको पता चलेगा कि लिमिटिंग रिएजेंट कौन सा है। ये जितना ये है उससे डबल हमें बी चाहिए। सही है। अगर 1 मॉलिक्यूल ऑफ ए है तो 2 मॉलिक्यूल ऑफ बी चाहिए। हियर वी आर यूजिंग 100 मॉलिक्यूल ऑफ ए
मतलब उससे डबल कितने होने चाहिए 200 means we also using 200 molecules of B. So we can say that for this reaction there is no limiting reagent, right? Here no limiting reagent, जितनी हमें A है उसके अकॉर्डिंग जितना भी चाहिए है, अगर उतना है तो यहाँ पे क्या हो रहा है 1 molecule of C will be produced. तो यहाँ पे अगर 100 है तो यहाँ पे भी कितने होंगे 100 molecules of C will be produced. आई बात समझ में? एक और एग्जांपल लेते हैं हम. 2H2 plus O2, it gives 2H2O, right? अब इसके लिए हम क्या रीड कर सकते हैं इस इक्वेशन को? तो 2 मोल ऑफ H2 will react with 1 mole of O2 and will produce 2 mole of H2O, right? Here we can also say that in the terms of gram, 4 gram of hydrogen react with 32 gram of oxygen, right? Why? Because the atomic mass of hydrogen is 1. Here we are using 4 hydrogen, so we can say that 4 gram of hydrogen react with. The atomic mass of oxygen is 16, so the molecular mass of O2 will be a 32. So 4 gram of hydrogen react with 32 gram of oxygen and will produce 36 gram of water, right? Because the molecular mass of one water molecule is 18. So 18 to the 36, right? Now if given is 1 gram of hydrogen is reacting with 16 gram of oxygen, how can you suggest that which one is our limiting reagent, right? So it's very simple. Whenever you want to find out the limiting reagent for any reaction, you have to take a ratio of mole and stoichiometric coefficient, right? You have to take a ratio of mole and stoichiometric coefficient, right? Mole means how you can find the moles? Moles equal to given mass divided by molar mass, right? So in reaction there will be a given mass, all right, which we are using during reaction, and we know the molar mass of particular molecules, right? So we can find the moles. After that you have to take a ratio of mole and stoichiometric coefficient. What is stoichiometric coefficient? The number digit which is written before our element is its stoichiometric coefficient. Here the 2 is stoichiometric coefficient for the hydrogen. Here 1 will be the stoichiometric coefficient for the oxygen and 2 will be the stoichiometric coefficient for the hydrogen, alright? So if you take the ratio of mole and stoichiometric coefficient of reactant and the number having less digit, right? Less number having element will be our limiting reagent, right? If there is 2 reactant and you find out a ratio of mole divided by stoichiometric coefficient of that 2 reactant, right? Then there will be a 1 number is less and that number containing element is our limiting reagent, right? So for this reaction we find the limiting reagent. For that we have to find first of all mole of hydrogen and mole of oxygen, right? So moles of hydrogen means given mass of hydrogen is 1 and the molar mass of hydrogen H2 will be a 2. So the moles of hydrogen will be 1 by 2. Alright. Similarly the moles of oxygen, the mass given is 16
and the molecular mass of oxygen is 32. So the moles of oxygen is also half, right? Now you have to take a ratio. So moles of hydrogen divided by its stoichiometric coefficient, right? So moles of hydrogen is 1/2 and its stoichiometric coefficient is 2, right? So you will get 1/4, right? Means it's a 0.25. Now take the ratio for the oxygen. Here the moles of oxygen is half and the stoichiometric coefficient for the oxygen is 1. So you will get the ratio is 1/2, means 0.5. You can see that here the ratio of hydrogen is less than the ratio of for the oxygen. So here hydrogen, right? Hydrogen will be limiting reagent. So you can find a limiting reagent very easily by this formula. Only you have to take a ratio of mole and stoichiometric coefficient, right? By this formula, by this value, you can decide the less number, and less number having element will be your limiting reagent, right? Let's take another example. If 1 gram of hydrogen react with 1 gram of Cl2 in closed container, then how many grams of HCl will be produced during reaction, right? Here we having 1 gram of hydrogen and 1 gram of chlorine, and we have to react that hydrogen and chlorine, and HCl will be produced. We have to find, when we use the 1 gram of hydrogen and 1 gram of chlorine, how many grams of HCl will produce. For that, first of all, you have to write an equation, alright? So H2 plus Cl2, it will produce HCl. Now first thing is that whenever you write a chemical equation, you should balance that equation. So your equation will be H2 plus Cl2, it gives 2 HCl, right? And for this reaction, you can say that whenever 1 mole of hydrogen react with 1 mole of chlorine and will produce 2 mole of HCl, right? Here in equation there is the mass of hydrogen and chlorine is given. So we will write that equation in terms of gram. So we can say that whenever we use 2 gram of hydrogen, right? When we react 2 gram of hydrogen with 71 gram of chlorine, right? Because the atomic mass of chlorine is 35.5 and you multiply by 2, so you will get 71. Then you will get 73 gram of HCl, right? Whenever we react 2 gram of hydrogen with 71 gram of chlorine and will produce 73 gram of HCl, right? Now write the given thing. Given 1 gram of hydrogen is given and also 1 gram of chlorine is given. For that, first of all, we have to find out the stoichiometric find out the ratio of moles and stoichiometric coefficient. Then we can decide the limiting reagent, and after the deciding the limiting reagent, we can find the product which is obtained, right? So first of all, to find out that ratio, we have to find out the moles of hydrogen, right? Moles of hydrogen will be a 1/2, right? Because given mass is 1 and the molar mass of hydrogen will be a 2, right? Now molar mass Cl2 will be a, here given mass is 1 and molar mass of Cl2 will be a 71. So you will get the molar mass, moles of hydrogen and chlorine. Now from that you have to find ratio of moles and stoichiometric coefficient for the hydrogen
as well as mole divided by stoichiometric coefficient for the Cl2, right? Here the moles of hydrogen is 1/2 and the stoichiometric coefficient of hydrogen is 1. So the moles of hydrogen will be a 1/2, right? Sorry, the ratio for hydrogen will be a 1/2. And similarly, the moles of chlorine is 1/71 and stoichiometric coefficient is 1. So the ratio will be a 1/71. You can see that the number which you gain for the Cl2 will be a less because there is a 71 in denominator, right? So here Cl2 will be limiting reagent and reaction carried out according Cl2, that limiting reagent, right? तो हम क्या कह सकते हैं, जो प्रोडक्ट फॉर्म होगी वो कितनी फॉर्म होगी? तो इन मेन इन इक्वेशन whenever you use 71 gram of chlorine, it will produce 73 gram of HCl. In reaction we are using 1 gram of Cl2, means how much HCl will produce we can calculate easily, right? So we can write that whenever 71 gram of Cl2 used, it will produce 73 gram of HCl, right? Now we are using 1 gram of Cl2. Then how much HCl will be produced? So you have to cross multiply. You will get the answer 73/71 gram of HCl will be produced, right? तो ऐसे हमें अगर प्रोडक्ट कितनी फॉर्म हो रही है वो फाइंड आउट करना है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू फाइंड आउट विच वन इज अवर लिमिटिंग रिएजेंट, एंड after the deciding that limiting reagent, you have to carry out that reaction according to the limiting reagent. Okay, so after that all video you can conclude that how you can find the limiting reagent. First of all, you have to write a balance equation, right? Always remember, you have to find a balance equation. If you don't write a balance equation, your limiting reagent may be wrong. Okay, after the writing this balance equation, you have to find the moles using a given mass, right? Because a mole equal to given mass by molar mass, and if mass is given, then you can find the moles, right? After the finding moles, you have to find the mole and stoichiometric coefficient ratio, right? From this ratio you can decide our limiting reagent, right? By the least number of element having this ratio will be our limiting reagent. And after deciding that limiting reagent, you can find the product amount, right, according to our limiting reagent, right? And in last, we can find the excess reagent amount by the moles of limiting reagent used. We can also find the excess reagent, right, which left in the reaction. How we can find the unused reactant, right, equal to total mass of that reactant as excess reagent and mass used during reaction. From this we can find the unused reactant as we do in this, right? जैसे कि यहाँ पे हमने क्या किया, तो हमने टोटल 3 कार बॉडी यूज की थी, 8 टायर्स यूज किए थे और उससे 2 कार फॉर्म हो रही थी। तो हमने टोटल कितना यूज किया था? 3। वही तो हमें करना है, सही है। टोटल मास ऑफ एक्सेस रिएजेंट, जो कि यहाँ पे कितना था? 3 जितना था, सही है। देन यू हैव टू सब्सट्रैक्ट द मास यूज्ड ड्यूरिंग द रिएक्शन, राइट? मास यूज्ड ड्यूरिंग रिएक्शन, वो कितना हुआ यहाँ पे? 2।
दो कार फॉर्म हो रही है तो 2 कार बॉडी यूज होगी। तो 3 - 2 किया तो हमें क्या मिल गया 1। और ये 1 क्या है हमारा, तो जो यूज नहीं हुआ, जो आफ्टर द प्रोडक्शन आफ्टर द रिएक्शन बच गया, तो ये बोल सकते हैं अनरिएक्टेड एक्सेस रिएजेंट, राइट। क्या आफ्टर द रिएक्शन कितना एक्सेस रिएजेंट रह जाता है वो कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, तो जो टोटल मास हमने लिया उसमें से जितना यूज हुआ उससे सब्सट्रैक्ट कर दो तो आपको मिल जाएगा। ये जो यूज हो रहा मास है वो कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, तो अकॉर्डिंग टू अवर लिमिटिंग रिएजेंट। सही है कि अगर 4 टायर थे तो 1 बॉडी चाहिए, तो 8 के साथ कितनी चाहिए होगी, 2 बॉडी चाहिए होगी। सही है, तो ऐसे आप लिमिटिंग रिएजेंट फाइंड आउट कर सकते हो, प्रोडक्ट कितनी फॉर्म होगी वो भी फाइंड आउट कर सकते हो। सही है, और हमारा जो एक्सेस रिएजेंट है वो कितना बच जाएगा वो भी फाइंड आउट कर सकते हो। ओके, होप यू अंडरस्टैंड वेरी वेल अबाउट द लिमिटिंग रिएजेंट and how you can find the limiting reagent, right? If there is any query, you can write in a comment and send to me. Okay, thank you.